नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने लक्की सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, जिस प्रकार से व्यूज के माध्यम से, लाइक्स के माध्यम से और सब्सक्राइब्स के माध्यम से आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। देखो दोस्तों, अब तक हमने मेवाड़ राज्य के इतिहास से मैं मेवाड़ रियासत की सामान्य जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में अध्ययन किया था। तीसरे और चौथे पार्ट में बप्पा रावल के बारे में हम अध्ययन पहले ही कर चुके हैं और आज हम गुहिल वंश के अंतिम शासक रावल रतन सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने छोड़ा था कि समर सिंह जो शासक था गुहिल वंश का, उसके दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे, जिसमें एक पुत्र का नाम तो क्या था? कुंभकर्ण। और दूसरे पुत्र का क्या नाम था? रावल रतन सिंह। जैसे मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि गुहिल वंश के जितने भी शासक हैं उनको कौन सी उपाधि मिली हुई है? रावल की। अभी कुंभकर्ण तो कहां चला गया था? नेपाल चला गया था। कहां चला गया था? नेपाल चला गया और उसने वहां गुहिल शाखा की स्थापना की। यानी नेपाल में जो गुहिल वंश के शासक थे वो किसकी संतान थे? समर सिंह की संतान थे। किसने स्थापित की थी वहां पर गुहिल वंश की शाखा? कुंभकर्ण ने की थी। यानी गुहिल वंश की एक नई शाही शाखा की स्थापना कर दी। दूसरा पुत्र है रावल रतन सिंह। ये कहां चला गया? श्रीलंका चला गया। किसके पीछे? पद्मिनी के पीछे। अब ये पद्मिनी कौन थी? सवाल ये उठता है और वाजिब भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो में हम इसी रावल रतन सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे कि रावल रतन सिंह कौन था, कितने वर्ष तक शासन किया, पद्मिनी कौन थी, कहां की राजकुमारी थी और इन दोनों का मिलन कैसे हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के पास पद्मिनी की सुंदरता की जानकारी कैसे पहुंची। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया, कब किया और किस प्रकार से चित्तौड़ का पहला साका हुआ। इन सब के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि बहुत से लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो दोस्तों, हम चर्चा करने जा रहे हैं आज किसकी? रावल रतन सिंह की। आपको पता होना चाहिए कि रावल रतन सिंह कौन था, उसकी पद्मिनी से मुलाकात कैसे हुई। देखो दोस्तों, रावल रतन सिंह है वह मेवाड़ में गुहिल वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1301 ईस्वी से लेकर 1303 ईस्वी तक शासन किया था। जिसके पिता का नाम क्या था आप सभी को पता है? समर सिंह। जिसके दो बेटे थे, एक कुंभकर्ण कहां चला गया था? नेपाल। और दूसरा रावल रतन सिंह कहां गया था? श्रीलंका। किसके पीछे? किसके पीछे पता होना चाहिए आपके? पद्मिनी के पीछे चला गया था। ध्यान रखना है, ये अंतिम गुहिल शासक था। अब देखो, इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे पद्मिनी और रावल रतन सिंह के मिलन की। देखो, ये तो है अपना रावल रतन सिंह। आपको पता है तो एक फिल्म भी बन चुकी है रावल रतन सिंह और पद्मिनी पर। ये है अपनी पद्मिनी, ये है अपना अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखें, ये है फिल्म पद्मावत। ये है पद्मावत फिल्म के डायरेक्टर मलिक
मोहम्मद जायसी। फिल्म कब रिलीज हुई? 1540 ईस्वी में। इसका एक तांत्रिक था, दरबार में पुरोहित रहता था जो तांत्रिक भी था, जिसका नाम था राघव चेतन। ऊन की जड़ आई ही। अगर ये नहीं होता, इसे रावल रतन सिंह राज्य से नहीं निकालता, तो अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में नहीं पता लगता। तो इसको याद करने के लिए ध्यान रख ले कि फिल्म में शाहिद कपूर कौन बन गया? रतन सिंह। रणवीर सिंह गुंडा कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। पद्मिनी से दीपिका पादुकोण याद कर लो। क्या याद करोगे? दीपिका पादुकोण। राघव चेतन को हमने बना दिया जॉनी लीवर। क्या बना दिया? जॉनी लीवर। फिल्म का नाम क्या है? पद्मावत। कब रिलीज हुई? 1540 ईस्वी में। डायरेक्टर कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। देखना, हीरो कौन है? रतन सिंह। हीरोइन कौन है? दीपिका पादुकोण। गुंडा कौन है? विलन कौन है? रणवीर सिंह यानी अलाउद्दीन खिलजी। और अठी का अठिन पाटा बिड़ावाड़ो कौन है? राघव चेतन। ये पूरी फिल्म है, ये एक पूरी फिल्म है जिसके माध्यम से हम रावल रतन सिंह की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे कि अब सवाल ये उठता है कि पद्मिनी और रावल रतन सिंह के मध्य मुलाकात कैसे हुई? पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? रावल रतन सिंह कहाँ का शासक था? रावल रतन सिंह के बारे में तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कहाँ का शासक था। तो देखो दोस्तों, आप सभी जानते हैं अपने राजस्थान के बारे में, सभी जानते हैं। जैसे ये है अपना भारत का दक्षिणी हिस्सा, आप सभी को पता है। ये है अपना यहां पे राजस्थान, जिसकी आकृति पतंगाकार है। यहां पर बीच में मैं एक छोटा सा दुर्ग बना देता हूं, जिसका नाम क्या है? चित्तौड़गढ़। क्या नाम है? चित्तौड़गढ़। यहां का राजा कौन है? रावल रतन सिंह। अब देखो दोस्तों, यहां पे अपना जो इंडिया है, क्या है? इंडिया है। यहां पे एक छोटा सा देश है श्रीलंका, द्वीपीय देश, जिसका प्राचीन काल में क्या नाम था? सिंहल द्वीप। क्या नाम था? सिंहल द्वीप। इसे सिलोन के नाम से भी जाना जाता है। और यहां राजस्थान में कौन सा राज्य? चित्तौड़गढ़। रावल रतन सिंह कहां का शासक था? चित्तौड़गढ़ का। और पद्मिनी कहां की राजकुमारी थी? श्रीलंका की। देखो, ये कहा जाता है कि सिंहल द्वीप का एक राजा था जिसका नाम था गंधर्वसेन। क्या नाम था? गंधर्वसेन। उसके एक रानी थी जिसका नाम था चंपावती। इन दोनों के एक पुत्री हुई जिसका नाम था पद्मिनी। ये कहा जाता है कि यह पद्मिनी बहुत सुंदर थी। इसकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता है, और इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसे किसी प्रकार के मेकअप सेकअप की आवश्यकता नहीं थी, फेयर एंड लवली की जरूरी को नहीं। यह कहा जाता है कि जब वो पानी पीती थी तो पानी उसके गले में से उतरता हुआ दिखाई देता था। आम का रस गले में से उतरता हुआ दिखाई देता था, और नाखून लगते ही उसकी त्वचा से रक्त निकलने लगता था। इतनी कोमल काया वाली पद्मिनी थी। किंतु पद्मिनी सिंहल द्वीप की है और रतन सिंह चित्तौड़गढ़ का है, तो मुलाकात कैसे हुई? जैसे मैंने अभी आपको एक ग्रंथ बताया, फिल्म का नाम क्या बताया? पद्मावत। ये एक ग्रंथ है जिसका लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में, कभी 1540 ईस्वी में
शेर शाह सूरी के समय की थी। ये वही शेर शाह सूरी है जिसने ग्रांट ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जीटी रोड जिसे कहते हैं। उस समय उसने मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसी पद्मावत के आधार पर यह कहानी बताई गई है। इस कहानी के प्रमाण पद्मावत में मिलते हैं, इसलिए मैं ये कहानी आपको बताने जा रहा हूं। तो पद्मिनी बहुत सुंदर थी। इसके पास एक बहुत ही सुंदर तोता था। क्या था? तोता, जिसका नाम था हीरामन। तोते का नाम भी था, क्या था? हीरामन। ये कहा जाता है कि ये तोता वाक्पटु था, यानी बोलने की कला में बहुत ही निपुण था, चतुर था। एक बार क्या हुआ, यह तोता पिंजरे से उड़ गया और पिंजरे से उड़कर सीधा कहां पहुंच गया? राजस्थान में स्थित झालावाड़ में पहुंच गया। यह भी कहा जाता है कि तोता उड़ गया और बहेलिये के द्वारा पकड़ा गया। फिर बहेलिये ने एक ब्राह्मण को बेच दिया और ब्राह्मण ने उसे चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह को बेच दिया था। यह भी कहा जाता है कि तोता हीरामन उड़ा और यहां केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी राज्यों को पार करता हुआ सीधा कहां पहुंचा? झालावाड़ पहुंचा। और झालावाड़ के शासक ने उसे किसे बेच दिया? चित्तौड़ के शासक रावले रतन सिंह को बेच दिया। अब हुआ क्या कि एक बार रावल रतन सिंह के दरबार में उसकी एक रानी थी जिसका नाम था नागमती। क्या नाम था? नागमती। उसने श्रृंगार कर, श्रृंगार जानते हो ना, मेकअप सेकअप है, फेयर एंड लवली वगैरह उठा लाली लगा लोगों के, तो श्रृंगार करे उस तोते से पूछा कि हे हीरामन, क्या मेरी जैसी सुंदरी इस जगत में कोई और है? तब तोता बोलने की कला में तो निपुण था ही, उसने जवाब दिया कि हे सुंदरी, जिस सरोवर में कभी हंस नहीं गया हो वहां बगुला ही हंस कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तालाब में कभी हंस नहीं जाता है तो वहां बगुला अपने आप को हंस के समान सुंदर समझने लगता है। तो हे सुंदरी, आप इस महल से बाहर नहीं निकली। अगर आप इस महल से बाहर जाएंगी तो आपसे बहुत सी सुंदर औरतें मिल जाएगी। जब तोते और नागमती के मध्य संवाद हो रहा था, वार्तालाप हो रहा था, उसी समय उस कक्ष में रावल रतन सिंह का आना हुआ। और रावल रतन सिंह ने ये सारी बातें सुन ली। तो रावल रतन सिंह ने साइड में उस तोते को ले जाकर पूछा कि अरे तू किसकी सुंदरता के बारे में बात कर रहा था, मुझे भी तो बता। तब हीरामन ने बताया कि ऐसे ऐसे सिंहल देव का एक राजा है गंधर्व सेन, उसकी एक पुत्री है पद्मिनी जो बहुत सुंदर है। और उसकी सुंदरता के बारे में जानने के बाद रावल रतन सिंह योगी का वेश धारण कर, साधु का वेश धारण कर उस तोते के साथ कहां के लिए रवाना हो गया? सिंहल द्वीप के लिए रवाना हो गया। और अनेक संकटों को सहता हुआ सिंहल द्वीप आ पहुंचा। और यह कहा जाता है कि वहां एक मंदिर में रुक गया। और तोता सीधा किसके पास गया? पद्मिनी के पास गया और कहा कि हे सुंदरी, हे पद्मिनी, तुम्हारे योग्य वर तो यही है जो इतनी दूर चित्तौड़ से चलकर अनेक संकटों को सहता हुआ, अनेक संकटों का सामना करता हुआ, कठिनाइयों से जूझता हुआ तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर यहां आया है। तो रावल रतन सिंह के रूप, कुल, ऐश्वर्य और वंश के बारे में जानने के बाद पद्मिनी बसंत पंचमी के दिन उस मंदिर में बन ठनकर गई जिस मंदिर में रावल रतन सिंह ठहरा हुआ था। उन दोनों की मुलाकात हुई और इस बात का पता किसको चला? गंधर्व सेन को चला। तो गंधर्व सेन ने रावल रतन सिंह को अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं राजस्थान के सबसे गौरवशाली मेवाड़ राज्य का राजा हूं,
चित्तौड़ का शासक हूं, वह चित्तौड़ जिसके बारे में यह कहा जाता है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सभी गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ जैसा मेसा कोई नहीं, चित्तौड़गढ़ जैसा मेसा कोई नहीं। अब देखो यहां पे एक शब्द आ रहा मेसा। मेसा क्यों कहा गया? क्योंकि चित्तौड़गढ़ का किला है वो मेसा के पठार पर बना हुआ है। तो दोस्तों, जब रावल रतन सिंह ने चित्तौड़ राज्य की प्रशंसा की और चित्तौड़ का अपने आप को शासक बताया, तो गंधर्व सेन ने रावल रतन सिंह के रूप कुल ऐश्वर्य के बारे में जानने के बाद पद्मिनी का विवाह है, पद्मिनी का विवाह है किसके साथ कर दिया? रतन सिंह के साथ कर दिया। और पद्मिनी के साथ उसके एक चाचा थे और एक चचेरा भाई था जिसका नाम था, चचेरा भाई तो कौन था? बादल। और चाचा कौन था? गोरा। इन दोनों को भी पद्मिनी के साथ कहां भेज दिया? चित्तौड़ भेज दिया। और यही गोरा और बादल बाद में रावल रतन सिंह के क्या बने? सेनापति बने, जो चित्तौड़ के प्रथम साके में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से रावल रतन सिंह सिंहल द्वीप से पद्मिनी को कहां लेकर आ जाता है? चित्तौड़गढ़ लेकर आ जाता है। और चित्तौड़गढ़ लाने के बाद रावल रतन सिंह बड़ा खुश रहता है। क्यों? क्योंकि एक सुंदरी जो हाथ लग गई, उसकी जो रानी थी वह विश्व सुंदरी के समान थी। लेकिन उसके दरबार में एक व्यक्ति रहता था, जॉनी लीवर। किसको कहा हमने? जॉनी लीवर, राघव चेतन को। देखो, ये कहा जाता है कि वो उसके दरबार में एक पुरोहित था, लेकिन वैसे देखा जाए तो बुद्धि की दृष्टि से बिल्कुल गूढ़ ब्राह्मण था, जिसे हनुमान चालीसा की एक लाइन नहीं आती थी। तो दोस्तों, वैसे चित्तौड़ तो देखो साइड में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं एक बार समझाने के लिए कि चित्तौड़ यहां बीच में बना रहा हूं। ये अपना क्या हो गया? चित्तौड़ हो गया दोस्तों। और यहां किसको लेकर आ गया? पद्मिनी को लेकर आ गया। कौन? रावल रतन सिंह। अब इस रावल रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक यानी एक पुरोहित रहता है, जिसका नाम क्या है? राघव चेतन। और यहां एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था दिल्ली, जहां का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन करने वाला। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने रणथंबोर पर अधिकार किया था। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने जालौर पर अधिकार किया था। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जो चित्तौड़ पर भी अधिकार करने जा रहा है। तो ध्यान रखें दोस्तों, राघव चेतन को जब पता लगा कि रावल रतन सिंह जिस पद्मिनी को लेकर आया वह बहुत सुंदर है, तो यह राघव चेतन पद्मिनी को देखने के लिए बार बार महल में आने लगा। पहले तो यह सुबह आता था और शाम को आता था, सुबह और शाम को आता और कहता महाराज नमस्ते, और महाराज उसे 2 वक्त का भोजन दे देते थे, 2 वक्त के भोजन का जुगाड़ कर देते थे। शाम को फिर आता, फिर 2 वक्त के भोजन का जुगाड़ कर दिया जाता था। लेकिन पद्मिनी के आने के बाद वह दिन में 10 बार आने लगा, और जितनी बार पद्मिनी को देखता था उतनी बार बेहोश हो जाता था। बोला हाँ पद्मिनी पद्मिनी पद्मिनी। तब रावल रतन सिंह के समझ में आया कि माजरा क्या है। तो रावल रतन सिंह ने उसे समझाया कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ उसकी तांत्रिक विद्या के द्वारा उसके द्वारा दुरुपयोग किए जा रहे थे, उसकी भी शिकायतें आ रही थी। तब रावल रतन सिंह ने उसको चेतावनी दी कि तू ये सब काम छोड़ दे, तुझे माफ कर दिया जाएगा। लेकिन राघव चेतन नहीं माना और उसने सारे कार्य जारी रखे। दरबार में भी 10 बार आना जारी रखा। तब रावल रतन सिंह ने क्रोध में आकर राघव चेतन को क्या किया? राज्य से निकाल दिया। अब जब इसे निकाल दिया तो यह सीधा किसके पास चला गया?
दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया और वहां जाकर उसने अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ राज्य पर आक्रमण करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया कि अरे तुम्हारी रानियां तो कुछ भी नहीं है, तुम इतनी बड़ी दिल्ली सल्तनत के शासक हो, तुम्हारी रानी तो पद्मिनी होनी चाहिए जो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। राघव चेतन के मुख से पद्मिनी की सुंदरता के बारे में जानने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के मन में पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो गई और उसने तुरंत चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के पास संदेश भिजवाया कि अगर तू पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता है, अगर तू सर्वनाश से बचना चाहता है तो पद्मिनी को शाही हरम में भेज दे। हरम जानते हो ना, मुस्लिम शासकों के महल में एक ऐसा स्थान होता है जहां केवल स्त्रियां रहती है, वहां पर राजा की अनुमति के बिना पुरुषों को जाने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन रावल रतन सिंह ने पद्मिनी को भेजने से मना कर दिया, बोले मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, क्षत्रिय तो क्षत्रिय होता है। जिससे अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो जाता है कि मना क्यों करियो, इतो बड़ो राजा हूं, मना कर दियो, हो ही कौन सके। तब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया। और भी कई कारण थे चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने के, जैसे अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी शासक था, वह अपने साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था, इसलिए चित्तौड़ पर अधिकार करना चाहता था। इसकी जानकारी किससे मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी की एक उपाधि से, और उसने उपाधि कौन सी धारण की थी? सिकंदर सानी, जिसका अर्थ होता है सेकंड सिकंदर, यानी द्वितीय सिकंदर। जिससे यह पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी है वह सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। दूसरा, चित्तौड़ दुर्ग का भौगोलिक सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान था। देखो, दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने के लिए चित्तौड़ से होकर गुजरना पड़ता था, और चित्तौड़ के शासकों ने, जैसे तेज सिंह है, समर सिंह है, जेत्र सिंह है, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना इधर से जब भी गई तब उनसे कर वसूला। तब इन मार्गों से जाने के लिए, कहां पर? गुजरात और मालवा जाने के लिए चित्तौड़ दुर्ग को जीतना अति आवश्यक था। तीसरा, चित्तौड़ दुर्ग अभेद्य दुर्ग था, जिसे अभी तक किसी मुस्लिम आक्रमणकारी के द्वारा नहीं जीता गया था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीतकर इस दाग को धोना चाहता था। और चौथा, पद्मावत के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या बताया गया? पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। अधिकांशतः यही क्वेश्चन आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निम्न में से कौन सा कारण था? तब जवाब क्या होना चाहिए? पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। क्या होना चाहिए? पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए। अब देखो, पद्मिनी को जब लौटाने से मना कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहा था कि चलो कोई बात को नहीं, मत लौटाओ। तब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया और 28 जनवरी 1303 ईस्वी को एक विशाल सेना लेकर कहां आ गया? चित्तौड़ आ गया, और उसने चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाल लिया। यह कहा जाता है कि यह घेरा लगभग 8 महीने तक रहा था, लेकिन वह चित्तौड़ दुर्ग को नहीं जीत पाया। तब उसने अंत में एक शर्त रखी कि मैं वापस लौट जाऊंगा, लेकिन मुझे कम से कम पद्मिनी नहीं तो पद्मिनी का प्रतिबिंब भी दिखा दिया जाए। तो उसकी शर्त को स्वीकार कर लिया गया और उसे अतिथि कक्ष में लाया गया, जिसके पास एक तालाब बना हुआ था। पद्मिनी महल की सीढ़ियों में आ गई, जिसका प्रतिबिंब उस तालाब के पानी में बना, और अलाउद्दीन खिलजी ने जब उसे देखा तो उसके मुंह से निकला, सुभान अल्लाह, वाह कितनी सुंदर है। और उसके मन में लालच पैदा हो गया कि ये प्रतिबिंब में इतनी सुंदर है तो वास्तविक रूप में कितनी सुंदर होगी। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि रावल रतन सिंह जी, ठीक है, हमें आज्ञा दीजिए
तो हिंदू रीति रिवाज में एक प्रथा होती है कि जो भी मेहमान आता है उसको छोड़ने के लिए हम बाहर तक जाते हैं। रावल रतन सिंह भी अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के लिए 5-7 सैनिकों के साथ बाहर गए, लेकिन बाहर जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उन्हें बंदी बना लिया और दिल्ली ले गए। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी के पास संदेश भिजवाया कि अगर रावल रतन सिंह को बचाना चाहती हो तो शाही हरम में आ जाओ। तब पद्मिनी ने गोरा बादल से बातचीत की कि बात ऐसी है। तब गोरा बादल और पद्मिनी ने मिलकर एक योजना बनाई और उस योजना के तहत पद्मिनी ने एक पत्र लिखा अलाउद्दीन को, लिखा कि मैं आने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरे साथ मेरी 1600 सहेलियां भी आएगी, मेरी 1600 सहेलियां भी आएगी। तभी अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि हमें तो पद्मिनी चाहिए, चलो 1600 और सही। तो पालकियों में 1600 सहेलियों के स्थान पर स्त्रियों के वेश में 1600 राजपूत योद्धा बैठकर गए। वहां शाही हरम में जाने से पहले पद्मिनी ने फिर से एक शर्त रख दी कि मैं अंतिम बार अपने पति रावल रतन सिंह से मिलना चाहती हूं। तब अलाउद्दीन ने सोचा कि अंतिम बार की तो बात है, चलो कोई बात नहीं, मिलने देते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ने कारागार के दरवाजे खुलवा दिए, वहां जो सैनिक थे उनको हटवा दिया गया। पद्मिनी वहां से मौका देकर रावल रतन सिंह को लेकर चित्तौड़ पहुंच गई और पीछे से जो 1600 योद्धा पालकियों में बैठे थे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण कर वापस चित्तौड़ आ गए। पीछे पीछे अलाउद्दीन खिलजी की सेना आ गई और फिर से चित्तौड़ दुर्ग को घेर लिया था। अब देखो, लंबे समय की घेरेबंदी के बाद भी जब इस दुर्ग को नहीं जीता जा सका, तब अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि इस दुर्ग को जीते तो कैसे जीते। तो उसने इस दुर्ग के चारों तरफ मंजनिक क्या होता है आप सभी को पता है, पत्थर फेंकने का यंत्र। मंजनिक से दुर्ग की दीवारों पर प्रहार करने शुरू कर दिए, लेकिन दुर्ग की दीवारें टस से मस नहीं हुई। लंबे समय की घेरेबंदी के कारण दुर्ग में खाद्यान्न सामग्री का अभाव पैदा होने लगा। तब रावल रतन सिंह ने सोचा कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तब रावल रतन सिंह ने गोरा बादल को बुलाया, अपनी सेना को बुलाया और केसरिया धारण करने का निश्चय कर लिया और केसरिया बाना पहनकर यानी केसरिया वस्त्र पहनकर दुर्ग के द्वार खोल दिए और शत्रु सेना पर टूट पड़े, शत्रु सेना पर टूट पड़े। और यह कहा जाता है कि इस युद्ध में रावल रतन सिंह, गोरा बादल, ये सब वीर गति को प्राप्त हो गए। और चित्तौड़ दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। पद्मिनी ने अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अपनी 1600 सहेलियों के साथ या कह सकते हैं रानियों के साथ क्या कर लिया? पद्मिनी ने 1600 सहेलियों के साथ क्या कर लिया बताओ? देखे, पद्मिनी ने जोहर कर लिया, अग्नि जोहर, आग में कूदकर अपने मान सम्मान की रक्षा की। क्या कही? मान सम्मान की रक्षा की। अब देखो, जिस स्थान पर केसरिया और जोहर ये दोनों होते हैं उसको क्या कहा जाता है? साका कहा जाता है। और ये चित्तौड़ का पहला साका था। अब आपसे कोई भी पूछे कि चित्तौड़ का प्रथम साका किसके नेतृत्व में हुआ? पद्मिनी के नेतृत्व में। उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? रावल रतन सिंह। और आक्रमणकारी कौन था? दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी। और इस प्रकार से 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो गया और इसी दिन चित्तौड़ का पहला साका हुआ था। तो आपसे कोई प्रश्न ये भी पूछे कि चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ? 1303 ईस्वी में हुआ था। देखो, चित्तौड़ में 3 साके हुए हैं, ध्यान रखेंगे आप सभी। चित्तौड़ में कितने साके हुए हैं? 3 साके हुए हैं। कौन कौन सा, कब कब हुआ है, ये भी पता होना चाहिए। चित्तौड़ का पहला साका
1303 ईस्वी में हुआ है। शासक कौन था? रतन सिंह। किसके नेतृत्व में हुआ? पद्मिनी के नेतृत्व में। और आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सेकंड जो साका हुआ है वह हुआ है 1534-35 ईस्वी में। शासक कौन था? विक्रमादित्य। किसके नेतृत्व में हुआ है? राणा सांगा की पत्नी कर्मावती के नेतृत्व में। आक्रमणकारी कौन था? गुजरात का शासक बहादुर शाह है। तीसरा साका हुआ है 1567-68 ईस्वी में। शासक कौन था? उदय सिंह। ये चित्तौड़ के 3 साके हैं। किसके नेतृत्व में? जयमल फत्ता के नेतृत्व में। शासक कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। ध्यान रखेंगे, पहला साका रतन सिंह के समय पद्मिनी के नेतृत्व में, चित्तौड़ का सबसे बड़ा और पहला साका। दूसरा साका विक्रमादित्य के समय में। तीसरा साका उदय सिंह के समय में हुआ था। चित्तौड़ में कितने साके हुए हैं? 3 साके हुए हैं। और पहला 1303, दूसरा 1530, तीसरा 1567-68 में। ऐसे याद नहीं रहे तो 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 के बाद क्या आता है? 5, 5 के बाद क्या आता है? 6, 6 के बाद क्या आता है? 7, 7 के बाद क्या आता है? 8। ध्यान रखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। अगर ट्रिक समझ में नहीं आई तो मुझे मेरी ट्रिक वापस दे दो। तो इस प्रकार से 1303 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा, और इस दुर्ग में क्या क्या था, इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, जिसकी चर्चा दोस्तों हम कल के वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।